हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, इसमें उम्मीद करता हूँ। लास्ट जो सेशन था उसके अंदर हमने इंडेक्स नंबर में काफ़ी कुछ पढ़ा। आज के इस सेशन में इंडेक्स नंबर जो है वो कंप्लीट करेंगे। इंडेक्स नंबर का अब जो है वो मेन जो पार्ट है वो हम देख चुके हैं। अब जो है कुछ बेसिक पार्ट जो वो बचे हैं। अब जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिटेशन, फिर उसकी जो यूज़फुलनेस है वो पढ़ेंगे, फिर डिफ्लेटिंग क्या होता है वो देखेंगे, फिर देखेंगे शिफ्टिंग और स्प्लिसिंग क्या होता है, और फिर जो टेस्ट और एडिक्वेसी 4 टेस्ट है उन 4 टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये समरी किस तरीके से बनाते हैं थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा छोटा है तो हम इस बारे में ज़रूर बात कर पाएंगे। देखो, लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। एज फार वी हैव स्टडीड वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर, हाउएवर दे हैव सर्टेन लिमिटेशन। दे आर, कुछ इसकी लिमिटेशन है वो क्या है? एज द इंडिसेज आर कंस्ट्रक्टेड मोस्टली फ्रॉम deliberate sample, changes of error creeping it cannot always be avoided। सर कैसे? पहला और दूसरा दोनों साथ में पढ़ लेते फिर साथ में समझ लेंगे। सिंस इंडेक्स नंबर आर बेस्ड ऑन द सम सेलेक्टेड आइटम दे मेनली डिपिक्ट द ब्रॉड ट्रेंड एंड नॉट द रियल पिक्चर। अब समझिएगा क्या होता है। जैसे अपन निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कि भाई आदमी का रहना जो है वो कितना महंगा हो गया, तो उसके लिए हमने क्या किया, मान लीजिए 5 फैमिली जो है वो सेलेक्ट की, और उन 5 फैमिली को हमने मेनली कैटेगराइज किया कि आपके जो घर के अंदर मेनली खर्चे क्या होते हैं वो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि खाना पीना जो है उसका खर्चा है, हमने कहा कि कितना जाता है, तो उन्होंने कहा मान लीजिए मंथली 3000। जिसमें मान लीजिए उन्होंने सिर्फ एक गेहूँ ही खाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि गेहूँ जो वो 100 kg का कंजम्पशन करते हैं। उसके अलावा पूछा कि भाई और क्या लगते हैं, तो उन्होंने कहा कपड़े का खर्चा होता है जो कि हमारा मान लीजिए ये जो 1000 रुपये कपड़े का, मान लीजिए 2 ड्रेस जो वो लेते हैं जिसके 1000 रुपये लगते हैं, और कुछ ग्रोसरी का सामान लगता है, तेल साबुन वगैरह, जो कि मान लीजिए अपन ने साबुन को सेलेक्ट किया और 2 साबुन जो वो लगते हैं, और वो मान लीजिए 100 रुपये के ये लगते हैं। और कुछ अदर एक्सपेंसेस रहते हैं जो मान लीजिए क्वांटिटी में 3 kg है और जिनके 500 रुपये लगते हैं। ये इस तरीके से हमने लिया। अब हमने इन्हीं के प्राइस जो वो क्या किए, ये जैसे 1 साल के उसी के जो है वो दूसरे साल के प्राइस जो वो देखे और वो हमने सेलेक्ट किए और उस तरीके से किया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इंडेक्स नंबर आप पूरे भारत के तो सारे सेलेक्ट कर नहीं रहे हो, जबकि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके बता रहे हो, पूरे भारत के बता रहे हो। क्लियर है? हिमाचल प्रदेश में जो बैठा आदमी है उसका कंजम्पशन का पैटर्न और राजस्थान में बैठा जो उसका कंजम्पशन पैटर्न में तो रात दिन का फर्क होगा। क्यों? हिमाचल प्रदेश में तो ठंड पड़ती है तो वहाँ का कंजम्पशन वैसा होगा, वहाँ चाय वगैरह जो है उनका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और खाना पीना भी उनका अलग होगा। राजस्थान जो है यहाँ पर दबा के गर्मी पड़ती है तो यहाँ का कंजम्पशन पैटर्न अलग होगा। क्लियर है? ऊपर से आपने फैमिली सारी सेलेक्ट की है क्या? नहीं, आपने सैंपल सेलेक्ट किया, और इस सैंपल के अंदर भी पूरे डाटा लिए हैं क्या? क्या पूरा एग्जैक्ट पता है आपको कि ये कितना कितना खर्चा करते हैं? नहीं, आपने इसमें से कुछ सेलेक्टेड आइटम जो है वो लिए और उसके हिसाब से इंडेक्स नंबर जो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है, एक तो आप डेलिब्रेट सैंपल ले रहे हो, जो आपकी इच्छा अनुसार है वो सैंपल ले रहे हो, और उस सैंपल में भी आप क्या कर रहे हो, सम सेलेक्टेड आइटम जो वो लेते हो, जैसे 5 फैमिली 10 फैमिली 15 फैमिली जो उनको सेलेक्ट करके उसके हिसाब से कंजम्पशन पैटर्न निकाल रहे हो। अब क्या ये हर कोई इसे यूज़ कर सकता है? हर कोई का यही होगा क्या? नहीं। समझ पा रहे बात? कोई जो है वो चाय पीता है तो उसके घर के अंदर चाय के खर्चे होते हैं, तो उसका जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में चाय का इम्पैक्ट आना चाहिए। कोई जो है वो चाय को हाथ भी नहीं लगाता तो उसके जो है चाय जो है वो होना नहीं चाहिए। क्लियर? लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक कॉमन जो है वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो। सिंस मैनी मेथड, उसके ऊपर से आपके मेथड भी बहुत सारे इंडेक्स नंबर के, तो जो सारे के सारे अलग आंसर दे रहे हैं तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन है जो क्रिएट करता है। ये इसकी लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी वो ये यूज़फुल तो ही, देखिए एक्चुअली ये यूज़फुल तो है ही। लिमिटेशन तो अब हर किसी की हो रहती है, आप कुछ भी कर लो दुनिया में, कितना ही अच्छा काम कर लो, लेकिन आपकी लिमिटेशन जो है वो रहेगी। ये 100% जो है वो श्योर है। जैसे क्लासेज है,
कोई भी क्लासेज क्या 100% सिलेबस कवर करवा सकती है क्या? नहीं, कोई भी क्लास जो 100% सिलेबस कवर नहीं करवा सकती। रीज़न क्या है? क्योंकि 100% सिलेबस कवर करवाने के लिए उनका सिलेबस जो वो टाइम जो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। क्लियर है? अब उतना टाइम अगर वो क्लासेज में देंगे तो वो सेल्फ स्टडी कब करेंगे? तो क्लासेज कवर करने के बाद आप कितने क्वेश्चन जो वो नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं कि 80 to 90% नॉर्मल अगर ढंग की क्लास है तो 80 to 90% पोर्शन जो वो कवर हो जाता है। बाकी का पोर्शन क्या करना होता है? स्टूडेंट को खुद को कवर करना होता है। अब क्लासेज की यूजफुलनेस नहीं है क्या? हाँ, यूजफुलनेस तो है ही सर, 80 to 90% पोर्शन कवर हो रहा है, लेकिन लिमिटेशन नहीं है क्या? लिमिटेशन भी है कि 10 से 20% जो वो पोर्शन कवर नहीं हो पाता है, वो स्टूडेंट को खुद को सेल्फ स्टडी से कवर करना होता है। तो वैसा इंडेक्स नंबर ये ऐसा नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज़ जो भी है हर किसी का जो है ये होगा लिमिटेशन, और हर किसी की यूज़फुलनेस जो वो होगी। कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। आपने कॉलेज की बुक जो पूरी की पूरी पढ़ ली तो उसकी यूज़फुलनेस नहीं है क्या? बहुत यूज़फुलनेस है, उसमें से पोर्शन कितना कवर होगा? 100% उसमें से होगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्लियर है? तो आपको अपनी यूज़फुलनेस के हिसाब से देखना होगा। क्लियर है भाई? आप तो अपने हिसाब से देखोगे, मुझे तो क्लियर करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है, और उसमें भी आप अगर ढंग का एग्ज़ाम देते हो तो आपके डाउट भी ढंग के होने चाहिए। जैसे कि सर क्या 100% इसी में से आएगा आपके पढ़ाए हुए में से? नहीं आएगा। ये आप अगर ऑफिसर लेवल का जो है पढ़ रहे हैं तो ये आपको चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि भाई नहीं, 100% कोई भी दुनिया की कोई भी क्लास में से 100% कवर नहीं हो सकता। कुछ पोर्शन तो ऐसे भी होते हैं, जो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जो एकदम से नए एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको खुद को थोड़ा सतर्क रहना होगा। क्लास ली, उसके बाद में सेल्फ स्टडी ली, कोई रेफरेंस बुक ली अच्छी, और उससे रेफरेंस बुक से आपने स्टडी किया, तो आप एक्स्ट्रा स्टडी करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है? वैसे अपन इंडेक्स नंबर की हर किसी अभी तक जो भी पढ़ा उस सब के अपन ने क्या किए, एडवांटेज पढ़े, यूजफुलनेस पढ़े और डिसएडवांटेज पढ़े। चाहे मीन था, चाहे मोड था, चाहे मीडियन था, तो वैसा हर चीज़ का जो है ये रहता है। तो इंडेक्स नंबर में हमने क्या कहा? एक तो सैंपल लेते हैं, उसमें भी सेलेक्टेड आइटम लेते हैं, मेथड अलग अलग, ये तो हो गए इसकी लिमिटेशन। लेकिन यूजफुलनेस क्या है? यूजफुलनेस बहुत है। फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज इन इकोनॉमी एंड बिजनेस, कि सर इस बार जो है वो डीए कितना बढ़ाया जाना चाहिए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता कितना देना चाहिए, तो वो कैसे पता करोगे? तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से देखोगे भाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो है वो कितना हुआ, या फिर इन्फ्लेशन परसेंटेज देखोगे इन्फ्लेशन कितना आया है, उसके हिसाब से आप डीए जो है वो इंक्रीज कर सकते हो। तो डीए बनाना क्या है? डीए को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, ये क्या है? एक पॉलिसी है, और उस पॉलिसी को आप कैसे तय करोगे? उसके लिए आप इंडेक्स नंबर का यूज करोगे। तो दे प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मेक डिसीजन इन मेजरिंग इंटेलिजेंस, तो उसके लिए मतलब रिसर्च वगैरह के लिए और ऐसे डिसीजन के लिए वो क्या करते हैं? बहुत अच्छे से मदद करते हैं। दे रिवेल ट्रेंड एंड टेंडेंसीज टू मेकिंग इम्पोर्टेंट कंक्लूजन इन साइक्लिक फोर्सेज, इरेगुलर फोर्सेज, ईटीसी। सर ये क्या होता है साइक्लिक फोर्सेज, इरेगुलर फोर्सेज? भाई अपन ने पढ़ा था ना टाइम सीरीज के अंदर। इससे अपने को ये पता चलता है कि भाई किस तरीके से बढ़ा है। जैसे मैं आपको दिए इंडेक्स नंबर की 100, 110, 132, 150, 160, तो ये करके आप क्या कर सकते हो, और 165, ये करके आप पता कर सकते हो कि भाई यहाँ महंगाई ठीक ठाक बढ़ी, यहाँ भयंकर महंगाई बढ़ी, इस साल में भी भयंकर महंगाई बढ़ी, इस साल में थोड़ी कम बढ़ी, इस साल में थोड़ी कम बढ़ी। तो इस साल में इन्फ्लेशन था, इसमें भयंकर इन्फ्लेशन था, यहाँ भी भयंकर इन्फ्लेशन था, यहाँ कम इन्फ्लेशन था, और यहाँ बिल्कुल कम इन्फ्लेशन था। समझ पा रहे बात? दे आर इम्पोर्टेंट इन फोरकास्टिंग फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे आप फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी पता कर सकते हो। जैसे इससे आप पता कर सकते हो भाई आगे वाले साल के अंदर इंडेक्स नंबर जो है, जैसे मान लीजिए 170-80 होने की उम्मीद है, तो उससे आप पता कर सकते हो भाई क्या रहेगा, क्या जो है वो रीजनेबलनेस रहेगी, क्या किस तरीके से जो है वो महंगाई बढ़ेगी। दे आर यूज्ड इन टाइम सीरीज एनालिसिस टू स्टडी लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन एंड साइक्लिक डेवलपमेंट। और जो टाइम सीरीज है वो टाइम सीरीज तो ये समझिए कि पूरा चैप्टर जो वो इंडेक्स नंबर पे ही बेस्ड है। इंडेक्स नंबर आर वेरी यूजफुल इन डिफ्लेटिंग
दे आर यूज टू एडजस्ट द ओरिजिनल डाटा ऑफ प्राइस चेंजेज एंड ट्रांसफॉर्म नॉमिनल वेजेज इनटू रियल वेजेज। देखिए, एक तो होता है जैसे विथ इंडेक्स हो गया और विदाउट इंडेक्स हो गया। एक तो भाई क्या हो गया, जैसे कि प्राइस जो थी वो 100 से 115 हो गई। अब इस प्राइस का 100 से 115 होने में अलग अलग कारण होते हैं, जिसमें से मान लीजिए 108 हुई है, 108 तक पहुंचे महंगाई के कारण, और बाकी के जो एडिशनल 7 जो है वो इंक्रीज हुए, वो उसमें महंगाई के अलावा और कोई कारण, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाना, ठीक है, या फिर जैसे कोई भी वार हो गया, या फिर उसका कंजम्पशन बढ़ जाना, ये इस तरीके से। क्लियर है? तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि डिफ्लेटिंग इससे जस्ट आगे का ही कॉन्सेप्ट है। डिफ्लेटिंग से अपन ये पता कर सकते हैं ओरिजिनल जो भी डाटा है उसके अंदर प्राइस चेंज की वजह से कितना आया, और उसमें से भी रियल चेंज कितना है, नॉमिनल चेंज कितना है। समझ पा रहे हैं बात, कि विद इंडेक्स कितना और विदाउट इंडेक्स कितना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मेजर चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर ए गिवन पीरियड। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितना चेंज हुआ है किसमें, कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर इन सालों के अंदर। समझ आ रही बात? जैसे कि हम इंडेक्स नंबर देख रहे हैं कि 2010, 2011, 12, 13, 14, और इंडेक्स नंबर दे रखे हैं 100, 110, 120, 135 और 150। तो हमें पता चल रहा है कि भाई महंगाई किस किस तरीके से बढ़ी है। क्लियर? डिफ्लेटिंग द प्राइस इंडेक्स। डिफ्लेटिंग क्या होता है, सीधा समझिएगा डिफ्लेटिंग क्या होता है। जैसे कि आज जो है वो कोई चीज़ की आज की जो प्राइस है वो है 1,50,000, ठीक है, और आज का इंडेक्स जो है वो क्या है, 150 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, 150 का मतलब कि अगर ये 100 था बेस ईयर में, मान लीजिए बेस ईयर जो है वो 2010 था, तो बेस ईयर अगर 2010 में 100 था और ये 2020 के डाटा है, तो कि 2020 के अंदर जो ये डाटा बढ़े उसके अंदर ये जो है टोटल वैल्यू लिख देते हैं ना, ये जो है टोटल वैल्यू है। इस वैल्यू के अंदर जो है टोटल 2010 के अंदर जो थे वो इंडेक्स नंबर 100 थे, और 2020 के अंदर इंडेक्स नंबर 150 थे, तो वैल्यू हो गई 1,50,000। अब अगर कोई ये चाहे कि इसमें से 1,50,000 में से प्राइस की चेंज का इफेक्ट अगर हटा दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती, तो अपने को पता है कि 1,50,000 है, इसमें प्राइस की चेंज की वजह से कितना हो गया 150, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या थी इसकी 100 थी, तो ये सीधा क्या हो जाएगा डिफ्लेटिंग। मतलब कि इसकी प्राइस का इम्पैक्ट आपने हटा दिया कि 1 लाख, कि अगर प्राइस जो वो 2010 वाली कांस्टेंट रहती तो ये कितने में मिलता, आज 1 लाख के अंदर ही मिलता। तो क्या करते हैं, सिंपल सा आज की जो वैल्यू है उसके अंदर आज का इंडेक्स नंबर है जो डिवाइड कर देते बस। समटाइम द प्राइस इंडेक्स इज यूज टू मेजर द रियल वैल्यू इन इकोनॉमिक टाइम सीरीज डाटा एक्सप्रेशन इन मॉनेटरी यूनिट। फॉर एग्जाम्पल GNP इनिशियली, देखो मॉनेटरी टर्म और रियल टर्म दो चीज़ें होती हैं। मॉनेटरी टर्म जो विद इन्फ्लेशन मतलब प्राइस चेंज को इम्पैक्ट को साथ में लेके करते हैं, और रियल टर्म के अंदर जब करते हैं तो इन्फ्लेशन को हटा के मतलब प्राइस चेंज को हटा के करते हैं। फॉर एग्जांपल GNP ग्रॉस नेट प्रोडक्शन जो था इनिशियली इज कैलकुलेटेड इन करंट प्राइस, ये आज की प्राइस के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया था, सो दैट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ओवर ए पीरियड, जिसकी वजह से ये प्राइस के अंदर जो चेंज आया, इफेक्ट का जो चेंज आया वो क्या हुआ, गेट रिफ्लेक्टेड इन डाटा कलेक्टेड। उसके बाद में क्या हुआ, देयर आफ्टर टू डिटरमाइन हाउ मच द फिजिकल। अब अगर हमें पता करना है कि प्राइस को छोड़ के बाकी एक्चुअल में क्वांटिटी में कितना प्रोडक्शन हुआ है। अब 2010 का जैसे प्राइस जो प्रोडक्शन था वो जो था वो 90,000 था। अब इस 90,000 से हमारा प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, तो ये तो सीधा तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वैल्यू का भी चेंज है, प्राइस का भी चेंज है और क्वांटिटी का भी चेंज है। तो प्राइस का चेंज हटा दो तो सिर्फ क्वांटिटी का इम्पैक्ट रहेगा, तो क्वांटिटी का क्या कर सकते हो आप, कंपैरिजन कर सकते हो। डिटरमाइन टू हाउ मच द फिजिकल गुड्स एंड सर्विस हैव ग्रोन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस over different value of GNP is excluded. The real economic growth in term of constant price of the base year thereafter is determined by deflating GNP using index number। ये सीधा इसका फॉर्मूला है कि करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। शिफ्टिंग और स्प्लिसिंग, देखो
मान लीजिए ये ऐसा दे रखा है कि 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये जो है वो दे रखे हैं प्राइस इंडेक्स 100, 110, 120, 135, 150, 170 और 190। अब किसी को बैठे बैठे जो है वो क्या मन हुआ कि यार बेस ईयर 2010 को नहीं रखना चाहिए, बेस ईयर हमें क्या करना चाहिए 2013 को रखना चाहिए। किसको रखें 2013 को। तो ये 135 की जगह हम कितना करना चाहते हैं 100 करना चाहते हैं। क्लियर है, कर दो इसको 100। अब यहाँ पर कितना होगा 120 की जगह, तो देखो चूंकि 135 जो है उसकी जगह कितना हो रहा है 100 हो रहा है, तो एक की जगह कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 135, तो 120 की जगह कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 120। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे इस साल का 100 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 120, ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 110, 100 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 150, 100 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 170 और 100 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 190। तो अब ऐसा करने से क्या हो गया बेस जो वो क्या बन गया 2013 बन गया। एक तो पहला तो हाउ द बेस पीरियड ऑफ द इंडेक्स नंबर में बी शिफ्टेड, बेस जो है वो पीरियड कैसे शिफ्ट करें, या फिर क्या हाउ टू इंडेक्स नंबर कवरिंग डिफरेंट बेस में बी कंबाइंड। अगर दो अलग अलग इंडेक्स नंबर है जो अलग अलग बेस ईयर को लेके बनाए गए हैं उनको कंबाइन कैसे करें, समझिएगा 2010, 2020, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। पहले इंडेक्स नंबर जो थे वो 2010 के हिसाब से थे 100, 120, 110, 120, 135, 140, 155, 170 और 190। क्लियर है। और यहाँ पर जो थे वो 2013 को उन्होंने क्या कर रखा था बेस ले रखा था, और जिस वजह से इनके इंडेक्स नंबर कुछ इस तरीके से थे कि भाई 100, 105, 115, 120 और 125। अब यहाँ पर देखो यहाँ बेस जो 2010 है, यहाँ बेस जो 2013 है। अब हमें क्या करना है कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए क्या करना होगा, या तो 2013 को कॉमन बेस ले लें या 2010 को कॉमन बेस ले लें। तो अपन ने क्या कर लिया, मान लीजिए 2010 को कॉमन बेस लेते हैं, तो ये सीरीज पूरी कर दीजिए कि भाई ये कितना होगा। देखो दोनों में से कोई भी कर सकते हो, किसी तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो। पहला ऑप्शन अपने पास क्या, हम क्या कर देते हैं, हम 2010 को बेस ले लेते हैं। तो 2010 को अगर बेस लेते हैं तो ये कितना होगा 100 होगा, ये कितना होगा 110 होगा, ये कितना होगा 120 होगा। ये मान लीजिए सीरीज आगे नहीं दे रखी है, एक तो देनी पड़ेगी ना 135 है। क्लियर है। अब देखिए ये 135 है, यहाँ तक का तो आप क्या कर दीजिए 135 कर दीजिए। अब इसके हिसाब से देखिए ये 100 की जगह कितना था 135 था, तो 105 की जगह कितना होगा, तो 135 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105। कैसे किया सर, देखो चूँकि ये जब 100 था मतलब 2013 के बेस के हिसाब से ये 100 था, तो ये 2010 के बेस के हिसाब से कितना था 135 था। तो इसलिए अगर 2013 में बेस 1 होगा तो ये कितना होगा 135 डिवाइडेड बाय 100। तो ये अगर 105 है तो कितना होगा 135 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 105। ये क्या हो जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 115, 135 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 120, 135 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो जो है वो बेस को साथ में भी कर सकते हैं। थ्योरी पढ़ते हैं। देखो शिफ्टिंग क्या है, दीज रेफर टू टू टेक्निकल पॉइंट। हमें दो टेक्निकल पॉइंट देखने हैं, हाउ द बेस पीरियड ऑफ इंडेक्स नंबर शिफ्टेड एंड हाउ टू इंडेक्स नंबर कवरिंग डिफरेंट बेस में बी कंबाइंड इनटू सिंगल सीरीज ऑफ स्प्लिसिंग। है दोनों एक जैसे ही कॉन्सेप्ट, समझ पा रहे हो। तो शिफ्ट कैसे करेंगे,
ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स, जो ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स है, जैसे ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स जो भी था, डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो यहाँ हमने क्या किया, जैसे ये जो है ये यहाँ पर हमने फॉर्मूला क्या लिया, जैसे 170 वाले में फॉर्मूला देखते हैं। हमने क्या किया, 170 डिवाइडेड बाय 135 इंटू 100। तो ये क्या है, 170 जो क्या है ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ ईयर इन विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, किस में शिफ्ट करना है, 135 में, और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं क्योंकि ये 100 के मल्टीपल में रहते हैं, तो इस वजह से। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप चाहे तो ऐसे रट लीजिए और चाहे तो ऐसे समझ लीजिए। स्प्लिसिंग क्या है, टू सेट्स ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर कवरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज ए मेजर चेंजेस इन द क्वांटिटी वेट इफ may also necessary on account to new method of calculation of inclusion of new commodity in index। अब देखिए शिफ्टिंग का मतलब तो क्या हो गया, शॉर्ट में लिखे तो शिफ्टिंग का मतलब क्या है, बेस पीरियड को शिफ्ट करना। क्लियर है। और स्प्लिसिंग क्या है, स्प्लिसिंग का मतलब क्या है, टू सेट ऑफ प्राइस इंडेक्स, दो प्राइस इंडेक्स है कवरिंग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, जो अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम जो वो लेके चले हुए, इज यूजुअली रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज ए मेजर चेंजेस इन क्वांटिटी वेट, जब क्वांटिटी वेट में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, ऐसा कुछ हो गया। इट मे आल्सो नेसेसरी ऑन अकाउंट टू न्यू मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑन इंक्लूजन ऑफ न्यू कमोडिटी इन इंडेक्स, या फिर कोई नई जो है वो जोड़ना है, तो उस केस के अंदर भी ऐसा हमें करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जहाँ पर हम दो जो है वो इंडेक्स को क्या करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्प्लिसिंग। समझ पा रहे बात। और शिफ्टिंग का मतलब क्या है, सिंपल सा बेस पीरियड को जो है वो हम क्या करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं। क्लियर। अब हमने जो कल फॉर्मूले पढ़े थे, जिसमें से लेस्पेयर, पास्चे और एक जो वो मार्शल वाला था और एक जो फिशर था, अब इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जो सही है, इसके बारे में कैसे पता करें। तो टेस्ट ऑफ एडुकेशन में 4 टेस्ट जो वो किए जाते हैं, उन 4 टेस्ट में जो सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा वो हमारा सबसे बेस्ट होगा। सर 4 टेस्ट कौन से, पहला है यूनिट टेस्ट। समझिएगा, यूनिट टेस्ट का मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे एक जो है वो एक जो गेहूँ है 12 kg से कितना हो गया, 13 kg हो गया, और एक कपड़े के भाव जो 500 से जो है वो 600 हो गए। तो अगर यूँ तो देखें तो इसमें कितना हुआ, 1 रुपया चेंज हुआ, और इसमें कितना हुआ, 100 रुपया चेंज हुआ। तो सीधा इसका कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये 100 रुपये में चेंज हुआ इसीलिए इसमें महंगाई ज़्यादा है। नहीं, हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि 100 जो है वो कितने पे चेंज आया, 500 पे, और एक जो चेंज आया वो कितने पे आया, 12 पे आया। उसके हिसाब से अपने को कैलकुलेट करना होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके ऐसा कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, परसेंटेज फॉर्म में हो जाएंगे। तो दोनों क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि भाई हाँ ये ज़्यादा इंक्रीज हुआ या ये ज़्यादा इंक्रीज हुआ। तो पहला तो क्या कहता है, यूनिट टेस्ट जो है वो क्या कहता है, द टेस्ट रिक्वायर्स दैट द फॉर्मूला शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट, यूनिट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इन विच और फॉर विच प्राइजेज और क्वांटिटीज आर कोटेड, जिसके लिए प्राइस और क्वांटिटीज ले रखी है। एक्सेप्ट फॉर द सिंपल और अनवेटेड एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर, ऑल द फॉर्मूला सेटिस्फाई इंडेक्स नंबर। अब इसमें कौन जो है वो अनसेटिस्फाई रहा, सिर्फ और सिर्फ एक रहा, जो कौन सा था, जो सिंपल था, जिसने सिर्फ और सिर्फ क्या कर रखा था, जैसे प्राइस के अंदर सिर्फ Pn डिवाइडेड बाय P0 है जो लिया हुआ था, या फिर क्वांटिटी का जब था तो Qn डिवाइडेड बाय Q0। अब इसने क्या कर रखा था, प्राइस वगैरह का किसी का मतलब क्वांटिटी वगैरह किसी का वेट नहीं दे रखा था, तो ये यूनिट के हिसाब से इंडिपेंडेंट नहीं था। क्लियर है। तो सिंपल जो इंडेक्स नंबर थे, उसके अलावा बाकी सारे के सारे जो इंडेक्स नंबर हैं, उन्होंने क्या किया, इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई किया। क्वेश्चन किसका पूछा जाता है, क्वेश्चन इसका नहीं पूछा जाता है कि जो है वो सिंपल इंडेक्स ने किया या नहीं किया। क्वेश्चन पूछा जाता है ये जो लेस्पेयर, पास्चे, मार्शल और फिशर, इसमें से किस किस ने टेस्ट पास किया। तो ये सब ने टेस्ट पास किया, कोई भी इस टेस्ट में फेल नहीं हुआ। फिर उनका सेकंड टेस्ट हुआ टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल देखो, टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल। टाइम रिवर्सल का मतलब क्या, टाइम को रिवर्स कर देना, तो उसका मल्टीप्लाई जो है वो 1 आना चाहिए। P01 गुणा अगर P10 करोगे, P01 मतलब कि 0 ईयर को बेस मान के फर्स्ट ईयर को करंट ईयर मान रहे हैं, और यहाँ पर करंट ईयर को बेस मान के 0 ईयर को क्या कर रहे हैं, 0 ईयर को के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसके जस्ट नेक्स्ट जो वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर क्या क्या है, एक प्राइस और एक क्वांटिटी है। तो ये क्या कहता है, अगर दोनों फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दें, पी बेस वगैरह सब सेम है, बेस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, फैक्टर चेंज कर रहे हो, तो उनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे इस बार जो क्वेश्चन था वो ABST के अंदर क्वेश्चन था कि भाई P01 इंटू Q01 है जो क्या होना चाहिए, सॉरी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा। क्लियर है, तो क्या होगा, P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V0। समझ पा रहे बात। यहीं पर टाइम रिवर्सल टेस्ट है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या हो जाएगा, P01 गुणा P10 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इट इज़ द टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द गिवन मेथड विल वर्क बोथ वे इन टाइम, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर टाइम को आगे की साइड में बढ़ा दें या टाइम को पीछे की साइड में बढ़ा दें, दोनों जगह ये काम करना चाहिए। द टेस्ट प्रोवाइड दैट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर शुड बी सच दैट द टू रेशियो द करंट ऑन बेस या फिर बेस ऑन करंट शुड मल्टीप्लाई इनटू यूनिट, और उनको मल्टीप्लाई करें तो यूनिट मतलब 1 होना चाहिए। इन अदर वर्ड द टू इंडिसेस शुड बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। सर जैसे कैसे बताइए, ये 100 था और ये 110 था, मतलब ये P0 जो है वो 100 था और P10 है जो 110 था, ठीक है। अब जो है जैसे P01 कैसे कैलकुलेट करोगे, P1 डिवाइडेड बाय P0 जो हो जाएगा आपका 110 डिवाइडेड बाय 100, और P10 क्या हो जाएगा, P0 डिवाइडेड बाय P1। समझिएगा ये बेस होता है, पहला जो है वो बेस है मतलब जो नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, P0 कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 110। ये क्या कहता है, क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई है जो 0 होना चाहिए। तो 110 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ पा रहे बात। तो ये कौन कौन से टेस्ट जो है ये पास करते हैं, ये आप खुद चेक कीजिएगा, सारे फॉर्मूले लिख के उसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा। फिर उसके बाद में फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है, ये कहता है P01 गुणा Q01 जो है वो क्या होना चाहिए, V01। सॉरी P01 इंटू Q01 मैंने 1 बता दिया था, सॉरी P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 नहीं, V01। माफ़ी चाहूँगा, वापस देख लीजिए। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है कि अगर फैक्टर को आप रिवर्स कर दोगे तो भी वैल्यू वो की वो रहनी चाहिए। जैसे P01 इंटू Q01 जो है वो करके आपका क्या होना चाहिए, V01। मतलब कि P01 का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर ऑन बेस ईयर। इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर ऑन बेस ईयर, तो ये क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ करंट ईयर ऑन बेस ईयर। या फिर इसको और आप अच्छे से लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हो, P01 मतलब P1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाय Q1 डिवाइडेड बाई Q0 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, V01 मतलब V1 डिवाइडेड बाय V0। क्लियर है। अब ये ध्यान से समझिएगा, ये जो टेस्ट है वो फिशर ने ही पास किया था, इसलिए फिशर के इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर कहते हैं। सर उसने क्यों पास किया, उसका ऐसा पास कैसे हो गया, क्योंकि उसने जियोमेट्रिक मीन यूज किया था, उस वजह से इसका टेस्ट जो पास हो गया था, बाकी सारे इस टेस्ट में फेल हो गए थे। इस वजह से इसको फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अंदर सिर्फ फिशर जो है वो पास कर पाया था। ये क्वेश्चन जो था वो मैंने अभी किसी का RPSC पेपर के अंदर देखा था, शायद पॉलिटेक्निक का था या किसी का था, उसके अंदर स्टेट्स में ऐसा क्वेश्चन था कि नहीं कोई और कॉलेज का और कोई एग्ज़ाम था, उसके अंदर ये क्वेश्चन था इस तरीके का, शायद फर्स्ट ग्रेड या किसी और, मुझे याद नहीं है पेपर कौन सा था, लेकिन उसके अंदर ऐसा था कि एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा था कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो वो कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन तो ये सीधा सीधा इस तरीके से था, ये तो शायद ABST कॉलेज लेक्चरर के अंदर एग्जाम में था कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो वो किस तरीके से चेक किया जाता है, P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01। ये इस तरीके का सीधा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन ये था कि फिशर का जो है वो फॉर्मूला क्या है, और एक क्वेश्चन जो है वो
इस तरीके का था कि जियोमेट्रिक मीन जो है वो कौन इस्तेमाल करता है, लेस्पेयर, पास्चे या फिशर या कौन, ये इस तरीके का क्वेश्चन था। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना। और फिर लास्ट जो सर्कुलर टेस्ट, हाँ और एक ये था हाँ कि जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है वो किसने पास किया था, तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिशर ने पास किया था। उसके बाद में सर्कुलर टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कोई पास नहीं कर पाया। सर्कुलर टेस्ट क्या है, ये क्या कहता है कि आप बेस ईयर आराम से शिफ्ट कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। इट इज़ कंसर्न विद द मेजरमेंट ऑफ द प्राइस चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर व्हेन इट इज़ डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस, जब हम बेस चेंज करना चाहे तो वो आसानी से कर पाए। फॉर एग्जाम्पल इफ द 1970 इंडेक्स with the base 1965 is 200 and 1965 index with the base 1960 is 150, the index of 1970 on based on 1960 will be 300। सर मतलब क्या हुआ, देखो कुछ भी नहीं है, ये 1960 के डाटा, ये 1965 के डाटा और ये 1970 के डाटा। वो क्या कह रहा है कि 1970 के इंडेक्स जो है वो कितने आ रहे हैं, 1970 के इंडेक्स कितने आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं। अगर हम बेस क्या लेते हैं, 1965 को लेते हैं, ठीक है। और ये का ये जो है वो एंड 1965 इंडेक्स विद द बेस 1960, अगर 1965 का अगर निकालें तो ये 150 आता है, ये कितने के इंडेक्स के हिसाब से, 100 के हिसाब से। मतलब ये क्या कहना चाहता है, सर्कुलर टेस्ट जो है कि फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जिसमें बेस ईयर को हम आराम से शिफ्ट कर सकें। तो ये जैसे 100 हो गया, ये 150 हो गया, तो ये कितना होगा, कितना होना चाहिए, देखो ये जब 100 होता है तो ये कितना होता है 150, तो 150 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, तो ये कितना हो जाएगा 300। क्लियर है, तो वो कह रहा है कि 300 होना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी देयरफॉर इनेबल अस टू एडजस्ट द इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, और अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स पीरियड को टाइम टू टाइम जो जब चाहे तब चेंज कर सकते हैं। द टेस्ट ऑफ दिस शिफ्ट एबिलिटी टू बेस इज कॉल्ड सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर यह याद रखिए कि मतलब हम सर्कल बना सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं जहाँ चाहे वहाँ। दिस टेस्ट इज नॉट मेड बाय द लेस्पेयर, पास्चे और द फिशर्स आइडल इंडेक्स। फिशर का आइडल इंडेक्स भी यहाँ आके फेल हो गया। द सिंपल जियोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव विद द फिक्स्ड वेट मेट दिस टेस्ट। ये याद रखिएगा कि किसने ये टेस्ट पास किया और किसने टेस्ट ये पास नहीं किया। ये सिर्फ और सिंपल जियोमेट्रिक मीन, अगर सिंपल जियोमेट्रिक मीन लेते हैं और प्राइस रिलेटिव और या फिर वेटेड एग्रीगेटिव लेते हैं तो ही पास होता, बाकी ये सारे के सारे नॉट मेड बाय द, इन तीनों के द्वारा पास नहीं किया गया। अब समझिएगा आप किसी भी चैप्टर को स्टेट्स में कैसे करेंगे, किस तरीके से करना चाहिए। आज अपने पास थोड़ा सा टाइम है, इस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। देखो पहला तो आपने क्लास देखी, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपकी जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उस रेफरेंस बुक को पढ़ना है। अभी भी अगर अपन देखें तो आज अगर 22 नवंबर है तो 22 नवंबर है, मतलब कि नवंबर 30 का हो गया, तो ये अपने पास दिन कितने हो गए, 8 दिन तो ये हो गए। 22 के बाद में 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक का ही महीना है, तो ये हो गया आपके 8 दिन और 18 दिन नेक्स्ट मंथ के। क्लियर है। अब इन 8 और 18 में से आप क्या कर दीजिए, 5 दिन तो लास्ट के हटा दीजिए। ये कितने हो गए, 8 और 18 टोटल 26। 26 में से लास्ट के 6 दिन जो वो आप बिल्कुल हटा दीजिए, साइड में कर दीजिए। क्लियर है, क्योंकि वो लास्ट डिवीजन का मान लीजिए। बाकी कितने बचे, बाकी दिन बचे आपके 20। क्लियर है। टोटल आपकी यूनिट जो है वो देखेंगे तो आपकी कितनी यूनिट आएगी, 10 यूनिट जो बनती है। ठीक है। दिन का अगर आप 1 घंटा आपका क्लास के अंदर चला जाता है तो भी आपके पास बाकी बचते हैं। जैसे आप दिन के अंदर मान लीजिए 12 घंटे तो पढ़ाई करते ही होंगे, 12 आवर्स जो, वैसे तो अभी के हिसाब से तो 12 आवर्स कम है, तो आप मैं ये मान रहा हूँ कि भाई 14 घंटे आप अच्छी स्टडी, इफेक्टिव स्टडी जो करते हैं, जिसमें से 1 घंटा आपका क्लास का निकाल दें और 1 घंटा और कोई निकाल दें, मतलब 3 घंटे लगभग क्लास के चले जाते होंगे आपके, तो बाकी आपके पास 11 बजते हैं। लेकिन मैं 10 घंटे मान रहा हूँ, 10 घंटे में मान रहा हूँ कि भाई आप 10 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आप दिन के अंदर जो भी आपका जैसे स्टेट्स का टाइम जो है उसमें अब स्टेट्स का टाइम जो है वो मान लीजिए आपके हिस्से में स्टेट्स का टाइम थोड़ा ज़्यादा आता होगा, क्योंकि स्टेट्स जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। तो 3 घंटे आपके आते होंगे। 1 घंटा क्लास वाला साइड में है ना, 3 घंटे आपके सेल्फ स्टडी के लिए आते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, 20 दिन के अंदर डेली को 2 यूनिट नहीं, डेली की आपको क्या करनी,
एक यूनिट जो वो तैयार करनी है, एक यूनिट जो वो क्या करनी है आपको तैयार करनी। जो बेसिक वाला पार्ट है उसमें मान लीजिए कि आपकी उसको 3 से 4 दिन दे दीजिए, मतलब पहला तो बहुत बड़ा दे रखा है, कोरिलेशन रिग्रेशन तक का सारा कुछ दे रखा है, उसको 3-4 दिन दे दीजिए, बाकी हर यूनिट को 1-1 दिन दे दीजिए, मतलब कि जैसे इंडेक्स नंबर को 1 दिन दे दिया, टाइम सीरीज को 1 दिन दे दिया। अब इस 3 घंटे में आपको क्या करना है, इस 3 घंटे में आपको रेफरेंस बुक आपकी जो है वो उठानी है और उस रेफरेंस बुक को आपको क्या करना है, स्टडी करना है। देखिए मैं फिर आपको समझा दूं, जैसे पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट है जो तो ये मान के चल रहे हैं कि सब कुछ सर करवाएंगे। देखिए मैं भरोसे नहीं रखना चाहता, आपका एग्ज़ाम जो आप क्लियर करो, मैं उस हिसाब से जो है वो आपको बिल्कुल जो सच है वो बताऊंगा, मतलब जो सही तरीका है वो मैं बताऊंगा। क्लास जो है वो किस वजह से होती है, क्लास ये होती है कि आप समझ पाओ और आप उसको पढ़ पाओ। क्योंकि अगर जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी और वहाँ पर आपको जो चीज़ है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो फिर आपका आगे पढ़ने का मन नहीं होगा। क्लास का काम है कि आपका जो है थोड़ी बहुत समझ अंडरस्टैंडिंग जो वो आपकी सेट कर दे, जिससे आप क्या करो, जब पढ़ो तो समझ पाओ, जब आप सेल्फ स्टडी करो तो समझ पाओ। लेकिन इसका मतलब ये करते ही ना माने कि भाई आप सिर्फ क्लास के भरोसे बैठ जाएं। क्लास जो है वो आपका बेसिक इंटरेस्ट क्रिएट करता है। भाई जैसे यूँ स्टेट्स देख के पढ़ने का मन नहीं होता, पता नहीं चलता, लेकिन एक बार आपने टाइम सीरीज देख रखा तो उसमें आपको पता चल गया कि भाई टाइम सीरीज में ये पार्ट होंगे और इंडेक्स नंबर के अंदर ये पार्ट होंगे। उसको पहली बात तो आपको अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल मतलब उस वक्त कुछ भी याद करने का दिमाग के अंदर नहीं लाएं, सिर्फ और सिर्फ समझने के हिसाब से पढ़ें। रेफरेंस बुक को एकदम लाइट, जैसे कोई उपन्यास कैसे पढ़ता है या मूवी कैसे देखते हैं वैसे पढ़े, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल समझने के लिए, वो क्या कहना चाह रहा है उसकी भावना को समझने के लिए। और उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो वो क्या है, ये इस तरीके का हर चैप्टर का एक समरी, जैसे ये मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए एक जो समरी है वो बनाई। क्लियर है? जैसे इसके अंदर प्राइस इंडेक्स थे कि सिंपल था और वेटेड था। सिंपल का फॉर्मूला था, बाकी सिंपल के बारे में आपको पता चल गया। लेस्पेयर का, इसका पास्टे का, मार्शल का और फिशर का फॉर्मूला लिखा। यहीं पर अगर क्वांटिटी इंडेक्स होता तो क्या क्या फॉर्मूले होते। फिर इसमें एक था लिंक रिलेटिव, एक था चेन रिलेटिव, एक था आपका शिफ्टिंग, एक था स्प्लिसिंग। ठीक है, बाकी यूजफुलनेस और लिमिटेशन आपने समझ लिया तो उसको फिर याद करने की जरूरत नहीं। अब ये चैप्टर, हर चैप्टर अगर आपका एक पेज में आ गया ना, एक पेज में, तो यूँ समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% आपको कोई भी नहीं रोक सकता। रेफरेंस बुक देखिए, क्लास के अंदर 80 to 90% जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे सारे डिस्कस हो रहे हैं। फिर आपने रेफरेंस बुक पढ़ लिया तो आपने पढ़ तो 100% लिया, और अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपके कब्जे में होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं और किस वजह से उनका एग्जाम नहीं हो पाता, उसका मेन कारण समझिए। स्टूडेंट जो वो क्या करते हैं, जो चीज़ें उनको आती हैं वो चीज़ें गलत करते हैं, उस वजह से उनका सिलेक्शन जो वो रुकता है। उनका सिलेक्शन उस वजह से नहीं रुकता कि जो चीज़ें नहीं आती और नहीं हो पाई। मेन जो सिलेक्शन नहीं होने का कारण है वो हमेशा ये रहता है कि जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 क्वेश्चन का उसका फ़र्क होता है। और आप किसी से भी पूछिएगा जो सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे, तो वो यही बताएंगे कि यार 5 से 10 क्वेश्चन तो मेरे को आ रहे थे लेकिन मेरे को वहाँ पर याद नहीं आया और मेरे से नहीं हो पाए। अब उसका कारण क्या रहता है, उसका कारण रहता है कि आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। रिवीजन प्रॉपर नहीं होने का मेन कारण क्या है, क्योंकि आपके पास समरी नहीं बन रही है। आपको जैसे जैसे चैप्टर पढ़े, जैसे ही पढ़ा उसके बाद में आपने क्या किया, उस चैप्टर की समरी बनाई। अगर ये चैप्टर की समरी जो है वो आप हमेशा बना रहे हैं और इस समरी को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने इससे समरी बना दी तो आप खुद सोचिए कि एग्ज़ाम से 6 दिन पहले अगर आपके पास ऐसी समरी हर सब्जेक्ट की हो, और उस दिन तक आप जितना रेफरेंस बुक वगैरह जो भी पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, लेकिन 6 दिन जब बचे तब वो बाकी सब छोड़ के आप क्या कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ इस समरी के भरोसे हो जाइएगा कि अब जो है वो हमारे लिए यही है। क्यों? क्योंकि जो समझने वाली बात है वो एक बार समझ गए तो उसके बाद में आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझने के बाद भी याद करनी पड़ती है, आपको बार बार देखना पड़ता है। तो आप शॉर्ट नोट्स जो है वो समझने वाली चीज़ों का नहीं,
रटने वाली चीज़ों का बनाएं जिसको आपको बार बार रटना है। अब देखिए कई स्टूडेंट जो वो मानते हैं कि सर रटना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आपका सिलेक्शन होना चाहिए। आप कंपटीशन जो है वो फाइट करें तो कंपटीशन के अंदर जो चीज़ें रटने लायक है उन चीज़ों को रटना होगा, जो चीज़ें समझने लायक है वो समझना होगा। समझ लिए, आपने रेफरेंस बुक पढ़ ली, आपकी समझ और ज़्यादा क्लियर हो गई है, उसके बारे में आपकी समझ मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फिशर का फॉर्मूला पूछेंगे तो फिशर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो ये हर चैप्टर की इस तरीके से समरी नोट्स जो वो बनाते चलें और उसको पढ़ते चलें। जितना आप ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। क्लियर है? तो क्लास के बाद में क्लास आपकी पढ़ाई को शुरू करने का टाइम है। क्लास के बाद में पढ़ाई ख़त्म नहीं होती। क्लास ख़त्म होने के बाद में आपकी एक्चुअल पढ़ाई शुरू होती है, क्योंकि क्लास में कोई कितना भी पढ़ा ले, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सेल्फ स्टडी करना है और उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट और एक्स्ट्रा लगे क्लास के अलावा उसको आपको लिखना है, उसको याद करना है। क्लास के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि क्लास के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो आपको पढ़ने को मिले। तो अगर आपको लगता है कि वो भी इम्पोर्टेंट है तो उसको भी चिंता मत कीजिए, उसको भी लिख दीजिए। क्योंकि क्लास के बाद में ये मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपको ऐसा पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा कि जो आपको पढ़ोगे और समझ नहीं आएगा। क्लास के बाद जो भी पॉइंट पढ़ोगे उस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको समझ आएगा, ये बात पक्की है, 100% है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब क्लास कंप्लीट हो चुकी है तो उसके बाद में रेफरेंस बुक पढ़िए और उसके बाद में समरी नोट्स जो वो बनाइए। समरी नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ जो सीए जो भी करते थे स्टूडेंट, उसमें से जो भी पास हुए उन सबको अगर मैं एक साथ उनका निष्कर्ष बताऊं तो वो यही है कि उनके पास एग्ज़ाम से पहले वाले दिन पढ़ने के लिए समरी थी। आप खुद सोचिए कि अगर 6 दिन में आपके पास समरी होगी तो एक दिन के अंदर समरी नोट से आप एक दिन के अंदर एक पूरा सब्जेक्ट जो वो रिविज़न कर पाओगे। और जब एग्ज़ाम सुबह शुरू देने जाओगे तो सुबह से लेके दिन को, मतलब कि जब एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए एग्ज़ाम जो 10 बजे होता है तो सुबह अगर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक एक बार आपने रिवीजन किया तो आपके नंबर ऑफ़ रिवीजन जो वो कितने हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो वो प्ले करता है, जैसे समरी नोट्स के अंदर 6 दिन के अंदर आपने एक बार पढ़ा, ये आपके 6 रिवीजन हुए, 1 2 3 4 5 और 6। और एक दिन जिस दिन पढ़ने एग्ज़ाम देने गए उस दिन 2 घंटे के अंदर अगर समरी रिवीजन को आपने 5-6 दिन लगातार पढ़ रखा होगा तो 1-2 घंटे में वापस रिवाइज हो जाएंगे। और जब वो वापस 2 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे तो फिर आप क्या कर सकोगे, उसके बाद में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा कि भाई मैं 7-8 बार रिवीजन करके आया हूँ तो मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो समरी नोट्स बनाइए और ज़्यादा मेहनत कीजिए। पोस्ट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। जितने ज़्यादा एमसीक्यू, जितने ज़्यादा क्वेश्चन, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा रेफरेंस बुक को पढ़ना, जितना ज़्यादा समरी बनाना, जितना ज़्यादा करेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको। क्लियर है? तो आपको अपना 100% देना है, 100 से भी ज़्यादा जो है वो देना है। लास्ट के जो दिन हैं वो बचे तो आप बिल्कुल भी गलतियों पे मन नहीं जाए। चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद में जैसे आपने पूरा पढ़ा, अब इस चैप्टर के अंदर आपने क्या किया, मेन हेडिंग लिख दी कि भाई इसके अंदर क्या क्या पढ़ा था मैंने, कि इश्यू इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर। बैठे याद किया कि इश्यू इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर क्या था, कि 4-5 पॉइंट थे कि यार बेस किसको लें और इस तरीके के वो 4-5 पॉइंट थे। फिर उसके बाद में टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर के प्राइज वाले थे, क्वांटिटी वाले थे। प्राइज के अंदर भी फिर सिंपल थे, वेटेड थे, वेटेड के अंदर भी फिर 4 जो वो थे, और उन चारों में से भी पहला जो वो था लेस्पेयर था, फिर पास्चे था, फिर मार्शल और ये एक मार्शल और एडवर्ड ऐसा कुछ नाम वाला था, और उसके बाद में फिशर था। और सबके फॉर्मूले जो है वो सबसे पहले वाले ने बेस ईयर लिया था, सेकंड वाले ने करंट ईयर लिया था, थर्ड वाले ने दोनों का अर्थमेटिक मीन लिया था और फोर्थ वाले ने जियोमेट्रिक मीन लिया था। फिर उसके बाद में मैंने कुछ जो वो चेन और लिंक का देखा था। लिंक के अंदर वो डायग्राम जो था वो P1 P0 P2 P1 वाला था, ऐसा था। और चेन के अंदर जो था P1 P0 P2 P0 P3 P0 इस तरीके से था। फिर 4 जो वो है वो टेस्ट देखे थे मैंने, जिसमें से पहला यूनिट टेस्ट था जो कह रहा था कि जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उससे इंडिपेंडेंट हो। उसके बाद में मैंने टाइम रिवर्सल देखा था
जो टेस्ट जो है वो कहता है कि टाइम को अगर रिवर्स कर दे P0 मल्टीप्लाई बाय P10 तो वन होना चाहिए। फिर मैंने देखा था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कि अगर फैक्टर चेंज कर दे P01 और Q01 को गुना करें तो V01 आना चाहिए। और उसके बाद में सर्कुलर टेस्ट था जो कोई पास नहीं कर पाया था, सारे के सारे फेल हो गए थे। उसने कहा था कि बेस ईयर शिफ्ट वगैरह ऐसा कुछ कर पाए। उसके बाद 2-3 छोटे छोटे थे जैसे स्प्लिसिंग था और शिफ्टिंग था, डिफ्लेटिंग था। डिफ्लेटिंग में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं करंट वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट जो इंडेक्स नंबर है। शिफ्टिंग में हम बेस ईयर शिफ्ट करते हैं। स्प्लिसिंग में दो या दो से ज़्यादा जो है उनको हम क्या करते हैं, साथ में करते हैं। इस तरीके का इसके अंदर पोर्शन था। ये इस तरीके का रिवीजन अगर जैसे 5-5 मिनट का रिवीजन आप हर चैप्टर का जो वो करेंगे तो आपके लिए जो आपकी स्टडी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आप ऐसा हर चैप्टर पढ़ने के बाद में, रेफरेंस बुक वगैरह पढ़ने के बाद में आप क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आएगी। कोई प्रॉब्लम का पोर्शन बचेगा ही नहीं। आपको सारी चीज़ें जो आपके ऑन द फिंगर टिप्स होगी, मतलब कि आपकी सारी जो है वो आपकी अंगुलियों पे होगी। आप उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? ये सारी चीज़ें थी। और बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए, रेफरेंस बुक वगैरह जो भी है उसको पढ़िए। और उसके बाद में शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, समरी नोट्स ज़रूर बनाइए। बार बार उनको रिवीजन करते रहिए, बार बार उनको याद करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टेट्स है ही ऐसा कि मल्टीपल रिवीजन जो है करेगा उसका जो है वो सिलेक्शन होगा। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद।